ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नईम सुल्ताना है। मैं सरकारी मदरसा वस्तानिया उर्दू उड़गी ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी में माविन मौलिमा की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मज़मून उर्दू अदब है जमात चहरुम से। आज का हमारा ये पहला सेशन है। संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का दिली खैर मक़दम करती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चंद तस्वीरें बताई जाएंगी, आपको देखकर जवाब देना है। आपको ये क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, ये सूरज नज़र आ रहा है। और ये जी हाँ, ये पहाड़ और बहता हुआ पानी है। और इस तस्वीर में शाबाश, इस तस्वीर में बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जी हाँ शाबाश, यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बतलाइए, इस तरह के बहुत सारे रंग बिरंगे फूल आप कहाँ देखते हैं? बतलाइए। जी हाँ शाबाश, बाग में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह आप बाग में देखते हैं ना। देखिए कितना खूबसूरत बाग है, रंग बिरंगे फूल हम इस तरह बाग में देखते हैं। तो आइए आज हम एक बाग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उस बाग का नाम है वृंदावन। देखिए, जमात चहरुम से वृंदावन। आज का हमारा ये पहला सेशन है। सबक नंबर 13, सफ़ा नंबर 76। आइए आज ये सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, उस बाग का एक मंज़र है। कौन से बाग का? जी हाँ शाबाश, वृंदावन बाग का एक मंज़र है। देखिए बच्चों, आज का ये सबक शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। वो ये है कि किसी भी इबारत को पढ़ने से पहले इस बात का ख़याल रखें कि जब कभी इबारत पढ़ते हों तो जहाँ पर फुल स्टॉप आता है या ख़त्मा आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकें। और जहाँ कहीं खुशी के जुमले होते हैं तो उनको खुशी से और ज़रा सी ऊंची आवाज़ में पढ़ें। और जहाँ गम के जुमले होते हैं वहाँ आवाज़ को आहिस्ता करके गम की आवाज़ में पढ़ें। और जहाँ पर सवाल निशान होता है उसको सवाल पूछने के अंदाज़ में पढ़ें तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आइए चलते हैं हम सबक की जानिब। देखिए, मैं सबक को पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनें। वृंदावन। बच्चों, आप तमाम की ख्वाहिश का ख्याल करते हुए हमने अगले इतवार को वृंदावन बाग की सैर करने का इंतज़ाम कर लिया है। खबर सुनते ही बच्चों ने हे ए का नारा लगाया। वो बेहद खुश हुए और सैर की तैयारी में जुट गए। हामिद ने अपने अब्बू से उनका कैमरा ले जाने की इजाज़त ली और इकबाल ने अपनी डायरी और क़लम निकाल लिया। सभी ने काले चश्मे और आगे छज्जे वाली हैट पहन ली। पानी की बोतल, खाने के तोशे और सूखे मेवों के साथ इतवार की सुबह 6 बजे तमाम बच्चे मदरसे में जमा हुए। ठीक 6:30 बजे मोटर आई। मोटर में सवार बच्चे मैं उस्ताद साहब वृंदावन बाग के लिए रवाना हो गए। बच्चे बहुत खुश थे और सब हंस बोल रहे थे कि उस्ताद साहब ने कहा, बच्चों तुम्हें मालूम है कि आज हम जिस बाग को देखने जा रहे हैं वो दुनिया का एक मशहूर बाग है। हमारे सूबा कर्नाटक के मंड्या ज़िले के श्रीरंगापट्टनम तालुक़े में मैसूरू से 24 किलोमीटर और बेंगलुरु से 143 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कावेरी नदी पर बांध बनाकर उसकी दूसरी जानिब उस बाग को आबाद किया गया है और उस वक्त के मैसूरू के राजा श्री कृष्णराज वडियर चहरुम के नाम से यानी कृष्णराज सागर KRS डैम के नाम से मौसूम किया गया है। इस बांध की तामीर में उस वक्त के दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल की कोशिश और सर M विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग का कमाल शामिल है। तभी मोटर एक होटल के सामने रुकी। सब ने वहाँ नाश्ता किया और आगे बढ़े।
और ठीक 10:30 बजे वृंदावन बाग के सदर दरवाजे पर खड़े थे। उस्ताद साहब ने सदर दरवाजे पर एक तरफ लगे कतबे की तरफ इशारा करके कहा, जानते हो बच्चों, यहाँ इस कतबे पर क्या कुंदा है? बच्चे नहीं कहते हुए हैरत से उस कतबे की तरफ देखने लगे। उस्ताद ने कहा, बच्चों ये कतबा फ़ारसी ज़ुबान में कुंदा किया हुआ है। लिखा है कि इस बांध की तामीर के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 26 अप्रैल 1798 ईस्वी को अपने हाथों से इसका संग बुनियाद रखा था और इसका नाम सिद्ध मोही रखा, मगर इसके लगभग 1 साल बाद मैसूरों की चौथी जंग में वो शहीद हो गए और उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। जानते हो बच्चों, उनके इस ख्वाब को किसने पूरा किया? श्री कृष्णराज वडियर ने 1911 ईस्वी में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इस ख्वाब को पूरा किया और यादगार के तौर पर इस कतबे को यहाँ नस्ब करवाया। इकबाल उस्ताद की एक एक बात अपनी डायरी में नोट करता गया। उस्ताद साहब ने सबके लिए टिकट ख़रीदी और 2-2 बच्चों की टोलियाँ बनाकर बाग में दाखिल करवाया। आगे बढ़ते हुए उस्ताद ने एक एक चीज़ की तफसील बताई और बच्चे बड़ी दिलचस्पी से सुनते गए और नोट करते गए। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि 60 एकड़ पर फैले हुए इस दिलफरेब बाग को देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से जोख दर जोख चले आते हैं। इस बाग को शोबा बागबानी की जानिब से खूब अच्छी तरह सींचा और सजाया गया है। ये देखो, यहाँ बड़े बड़े हौज़ हैं जिनमें फव्वारे और रंग बिरंगे खुमखुमे भी लगे हुए हैं जो सूरज गुरूब होने के बाद जगमगा उठते हैं। हौज़ के दोनों जानिब रास्ते और पगडंडियाँ हैं और इसके दोनों जानिब खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक हमारा ये पहला सेशन ख़त्म होता है। इसी सबक में आए हुए चंद अल्फाज के मानों पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये क्या है बच्चों? अल्फाज और माने। हैट एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जिसके माने हैं टोपी। सूबा यानी रियासत। तामीर करना, बनाना। मौसूम नाम रखना। शहीद होना, खुदा की राह में कुर्बान होना। पगडंडी पैदल चलने का रास्ता। क्यारियाँ बाग के छोटे छोटे हिस्से जहाँ पौधे लगाए जाते हैं। नस्ब करना, खड़ा करना, क़ायम करना। बरक़ी खुमखुमे, बिजली के छोटे बल्ब। आइए बच्चों, अभी इसी सबक को हम और एक दफ़ा पढ़कर अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अपने सबक की जानिब। बच्चों, आप तमाम की ख्वाहिश का ख्याल करते हुए हमने अगले इतवार को वृंदावन बाग की सैर करने का इंतज़ाम कर लिया है। ख़बर सुनते ही बच्चों ने हे का नारा लगाया। ये किसने कहा? ये उस्ताद साहब ने बच्चों से कहा कि आपकी ख्वाहिश का ख्याल करते हुए हम लोग अगली इतवार को वृंदावन बाग की सैर करने का इंतज़ाम कर लिया है। जो ही बच्चे ख़बर सुनते हैं वो खुशी से हे का नारा लगाते हैं। देखिए, ये भी क्या है? खुशी से निकलने वाली आवाज़ है हे का नारा। वो बेहद खुश थे और सैर की तैयारी में जुट गए। जैसे ही वो सुनते हैं फिर सैर की तैयारी में तमाम बच्चे लग जाते हैं। अहमद ने अपने अब्बू से उनका कैमरा ले जाने की इजाज़त ली और इकबाल ने अपनी डायरी और क़लम निकाल लिया। अहमद जो बच्चा था अपने अब्बू से कैमरा लेने के लिए इजाज़त ली और इकबाल अपनी डायरी यानी नोटबुक, कापी जिसे कहते हैं डायरी, और क़लम यानी पेन ले लिया। फिर सभी ने काले चश्मे और आगे छज्जे वाली हैट पहन ली। देखिए बच्चों, यहाँ पर हैट यानी टोपी। आगे छज्जे वाली हैट किसे कहते हैं? वो टोपी थोड़ा सा ज़रा आगे होती है, उसको कहते हैं आगे छज्जे वाली हैट। और काले चश्मे क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चों? जी हाँ, शाबाश। काले चश्मों से हमारी आँखों को धूप का ज़्यादा असर नहीं होता, इसीलिए अक्सर लोग बाहर निकलते वक्त काले चश्मों का इस्तेमाल करते हैं। पानी की बोतल, खाने के तोशे और सूखे मेवों के साथ इतवार की सुबह 6 बजे तमाम बच्चे जमा हुए। फिर क्या करते हैं? तमाम बच्चे पानी की बोतल ले लेते हैं और खाने के तोशे लेते हैं। फिर सूखे मेवे किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ आप देख सकते हैं काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता वगैरह को सूखे मेवे कहा जाता है। ये तमाम
चीज़ें बच्चे अपने साथ लेते हैं। फिर इतवार की सुबह 6 बजे तक तमाम बच्चे मदरसे में जमा होते हैं। ठीक 6:30 बजे सैर को निकलने के लिए जो मोटर का इंतज़ाम किया गया था वो मोटर आई। मोटर में सवार बच्चे मैं उस्ताद साहब के वृंदावन बाग के लिए रवाना हो गए। फिर तमाम बच्चे मोटर में सवार होते हैं यानी बैठ जाते हैं। मैं उस्ताद, यहाँ पर देखिए बच्चों एक लफ्ज़ है मैं यानी साथ, किसके साथ? उस्ताद साहब के साथ वृंदावन बाग के लिए रवाना हो गए। बच्चे बहुत खुश थे और सब हंस बोल रहे थे कि उस्ताद साहब ने कहा। बच्चों तुम्हें मालूम है कि आज हम जिस बाग को देखने जा रहे हैं वो दुनिया का एक मशहूर बाग है। फिर उस्ताद साहब कहते हैं कि देखिए बच्चों, हम जिस बाग की सैर के लिए जा रहे हैं वो दुनिया का मशहूर बाग है। हमारे सूबे कर्नाटक के मंड्या ज़िले के श्रीरंगापट्टनम तालुक़े में मैसूरू से 24 किलोमीटर और बेंगलुरु से 143 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हरे रंग का नक्शा है ये हमारी रियासत कर्नाटक का नक्शा है और उसके बाजू में जो नक्शा दिखाया जा रहा है ये मंड्या ज़िले का नक्शा है। कर्नाटक में मंड्या ज़िले का नक्शा है। वहाँ पर ये मैसूरू से 24 किलोमीटर दूर और बेंगलुरु से 143 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि ये इतना मशहूर बाग वृंदावन बाग हमारी रियासत कर्नाटक में वाक़ है। हम बहुत ही खुश नसीब हैं। कावेरी नदी पर बांध बनाकर उसकी दूसरी जानिब उस बाग को आबाद किया गया है। उस वक्त के मैसूरू के राजा श्री कृष्णराज वडियर चाहरुम के नाम से यानी कृष्णराज सागर KRS डैम के नाम से मौसूम किया गया है। कावेरी क्या है बच्चों? ये कावेरी एक नदी का नाम है जो बहुत ही मशहूर नदी है। ये भी क्या है हमारे कर्नाटक में बहती है। तो ये जो कावेरी नदी है इस पर बांध बनाकर, बांध यानी पानी को रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाती है उसको कहा जाता है डैम। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में डैम कहते हैं और उर्दू में बांध कहते हैं। कावेरी नदी पर बांध बनाकर उसकी दूसरी जानिब बाग को आबाद किया गया है। और उस वक्त के मैसूरू के राजा कौन थे? देखिए, कृष्णराज वडियर चाहरुम के नाम से यानी कृष्णराज सागर KRS डैम के नाम से मौसूम किया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, KRS यानी K से कृष्णा, R से राज, S से सागर, उसी राजा के नाम पर यह डैम का नाम रखा गया। मौसूम किया गया यानी नाम रखा गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वृंदावन बाग के डैम है यानी बांध बनाया गया है। ये वृंदावन बाग के पास ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कावेरी नदी पर जो बांध बांधा गया था उसी बांध की ये एक तस्वीर है। और जो आपको राजा नज़र आ रहे हैं वो मैसूरू के राजा श्री कृष्णराज वडियर चाहरुम की तस्वीर है। उस बांध की तामीर में उस वक्त के दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल की कोशिश और सर M विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग का कमाल शामिल है। देखिए बच्चों, उस बांध को तामीर करने के लिए, तामीर यानी बनाने के लिए उस वक्त के दीवान कौन थे? यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर। दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल उस वक्त के दीवान थे। इन्हीं की कोशिश की वजह से उस वक्त वो बांध तामीर किया गया। और फिर सर M विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको और एक तस्वीर नज़र आ रही होंगी। ये किसकी तस्वीर है बच्चों? सर M विश्वेश्वरैया उस वक्त के इंजीनियर थे। उन्हीं के प्लान के मुताबिक, उन्हीं की हिदायत के मुताबिक उस वक्त कावेरी नदी पर वो बांध बांधा गया। तभी मोटर एक होटल के सामने रुकी। सब ने वहाँ नाश्ता किया और आगे बढ़े और ठीक 10:30 बजे वृंदावन बाग के सदर दरवाजे पर खड़े थे। फिर तभी क्या होता है, मोटर एक होटल के सामने रुक जाती है। वे तमाम बच्चे वहाँ पर नाश्ता करते हैं और आगे बढ़ते हैं और ठीक 10:30 बजे वृंदावन बाग के सदर दरवाजे पर खड़े थे। यहाँ पर देखिए बच्चों, सदर दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा किसे कहते हैं? सदर यानी बड़ा या बड़े। इसी तरह सदर दरवाज़ा यानी बड़े दरवाजे पर खड़े थे। कौन? उस्ताद साहब और तमाम बच्चे। उस्ताद साहब ने सदर दरवाजे पर एक तरफ लगे कतबे की तरफ इशारा करके कहा। देखिए बच्चों, यहाँ पर उस्ताद साहब क्या करते हैं, सदर दरवाजे के एक तरफ कतबा लगा हुआ था उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि
उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि जानते हो बच्चों, यहाँ इस कतबे पर क्या कुंदा है। देखिए बच्चों, कतबा किसे कहते हैं? कतबा यानी एक पत्थर का सुतून होता है जिसको बादशाहों के ज़माने में उस पर कुछ लिख कर उनका फरमान, उनका हुक्म वगैरह कुछ भी बातें लिख कर उसको लगाया जाता था, उसको कतबा कहते हैं। तो उस्ताद साहब कहते हैं कि आप क्या जानते हैं कि इस कतबे पर क्या कुंदा किया हुआ है? कुंदा यानी पत्थर पर खुदाई कर कर जो लिखावट होती है, पत्थर पर खुदाई कर कर जो लिखते हैं उसको कुंदा करना कहते हैं। तो उस्ताद साहब कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस कतबे पर क्या कुंदा किया हुआ है? बच्चे नहीं कहते हुए हैरत से उस कतबे की तरफ देखते हैं। उस्ताद ने कहा, बच्चों ये कतबा फ़ारसी ज़बान में कुंदा किया हुआ है। लिखा है, इस बांध की तामीर के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 26 अप्रैल 1798 ईस्वी को अपने हाथों से उसका संग बुनियाद रखा था और उसका नाम सिद्ध मोही रखा। मगर इसके लगभग 1 साल बाद मैसूरों की चौथी जंग में वो शहीद हुए और उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। फिर उस्ताद साहब कहते हैं कि देखिए बच्चों, ये जो कतबा है ये फ़ारसी ज़ुबान का में कुंदा किया हुआ है, फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ है। अब फ़ारसी क्या चीज़ है बच्चों? जिस तरह आपने पढ़ते होंगे उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, ये जो ज़ुबानें हैं, इसी तरह फ़ारसी भी एक ज़ुबान है। तो उस फ़ारसी ज़ुबान में उस कतबे पर कुछ लिखा हुआ था। इस बांध की तामीर के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 26 अप्रैल 1798 ईस्वी को उस वक्त बांध बनाने के लिए, टीपू सुल्तान कौन है बच्चों? टीपू सुल्तान एक बहुत ही मशहूर और बहादुर बादशाह गुजरे हैं। उन्होंने 26 अप्रैल 1798 ईस्वी को अपने हाथों से इसका संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद किसे कहते हैं बच्चों? जी हाँ, किसी भी इमारत की तामीर करने से पहले जो पत्थर रखा जाता है उसको संग बुनियाद कहते हैं। संग यानी पत्थर, संग बुनियाद यानी बुनियाद में रखा जाने वाला पत्थर। और उसका नाम सिद्ध मोही रखा। किसका नाम सिद्ध मोही रखा? जो बांध तामीर होने वाला था उसका नाम हज़रत टीपू सुल्तान सिद्ध मोही रखना चाहते थे। मगर इसके 1 साल बाद, यानी जो संग बुनियाद रखी गई उसके तकरीबन 1 साल बाद मैसूरों की चौथी जंग में वो शहीद हो गए। शहीद किसे कहते हैं बच्चों? जी हाँ, वतन की राह में जो मर जाते हैं उनको शहीद कहते हैं। और उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। उनका ख्वाब पूरा ना हो सका यानी वो जो सोचे थे वो पूरा नहीं कर सके। जानते हो बच्चों, उनके इस ख्वाब को किसने पूरा किया? श्री कृष्णराज वडियर ने 1911 ईस्वी में टीपू सुल्तान के इस ख्वाब को पूरा किया। फिर जो टीपू सुल्तान का ख्वाब अधूरा रह गया था, इस ख्वाब को किसने पूरा किया? उस वक्त के राजा मैसूर के श्री कृष्णराज वडियर चहरुम ने टीपू सुल्तान के ख्वाब को पूरा किया। कब? 1911 ईस्वी में टीपू सुल्तान के इस ख्वाब को पूरा किया। और यादगार के तौर पर, यादगार यानी याद रहने के लिए, उस वक्त उस कतबे को यहाँ नस्ब करवाया। आपको बता चुकी हूँ मैं कतबा, है, उस कतबे को वहाँ नस्ब करवाया। नस्ब करवाया यानी वहाँ लगवा दिया। इकबाल उस्ताद की एक एक बात को नोट करता गया। इकबाल जो बच्चा था ना बच्चों, वो उस्ताद साहब की कही हुई एक एक बात को क्या कर रहा था? नोट कर रहा था। नोट यानी लिखना। यहाँ आप देख सकते हैं श्री कृष्णराज वडियर चहरुम की तस्वीर जो मैसूर के राजा गुजरे हैं। उस्ताद साहब ने सबके लिए टिकट ख़रीदी और 2-2 बच्चों की टोली बनाकर बाग में दाखिल करवाया। फिर उस्ताद साहब टिकट ख़रीदते हैं, कहीं भी बाग में जाने के लिए टिकट ख़रीदते हैं ना बच्चों, इसी तरह उस्ताद साहब ने भी टिकट ख़रीदी और फिर 2-2 बच्चों की टोली बनाकर बाग में दाखिल करवाया। आगे बढ़ते हुए उस्ताद ने एक एक चीज़ की तफसील बताई। तफसील यानी अच्छी तरह पूरी मालूमात देने को तफसील कहते हैं। और बच्चे बड़ी दिलचस्पी से सुनते गए और नोट करते गए। फिर बच्चे क्या है, बहुत ही दिलचस्पी से अपने उस्ताद साहब की बात सुन रहे थे और फिर उसको लिख भी रहे थे। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि 60 एकड़ पर फैले हुए इस दिलफरेब बाग को देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से जोग दर जोग चले आते हैं।
इस बाग को शोबा बागबानी की जानिब से खूब अच्छी तरह सींचा और सजाया गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो वृंदावन बाग है कितनी ज़मीन के कितने हिस्से पर फैला हुआ है? जी हाँ, 60 एकड़ पर फैला हुआ है। 60 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन होती है बच्चों। ये ज़मीन क्या, ये खुश्की का जो बहुत बड़ा हिस्सा है 60 एकड़ ज़मीन पर ये बाग फैला हुआ है। और इस दिल फरेब बाग को देखने के लिए, दिल फरेब यानी दिल को लुभाने वाला, जब हम बाग को देखते हैं तो हमारा दिल खुश होता है ना, इसी तरह दिल को लुभाने वाला, दिल फरेब यानी दिल को लुभाने वाले बाग को देखने के लिए लोग कहाँ से आते हैं बताइए? जी हाँ, लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, यानी बहुत दूर दूर से इस बाग को देखने के लिए आते हैं। और फिर जोख दर जोख चले आते हैं। जोख दर जोख यानी ग्रुप की शक्ल में बहुत ज़्यादा लोग जमा होकर एक साथ आते हैं देखने के लिए। इस बाग को शोबा बागबानी की जानिब से खूब अच्छी तरह सींचा और सजाया गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बाग को शोबा बागबानी की जानिब से, यहाँ पर एक लफ्ज़ है शोबा बागबानी। अब ये शोबा बागबानी किसे कहा जाता है? ऐसा महकमा या ऐसा डिपार्टमेंट जो पौधों को लगाने और उनकी देखभाल का काम करता है, उसको कहते हैं शोबा बागबानी। तो उस महकमे की जानिब से इस बाग को, कौन से बाग को? वृंदावन बाग को अच्छी तरह सींचा और सजाया गया। सींचना यानी पौधों को पानी देना, बर वक्त उनकी सफाई करना, उनका ख्याल रखना, उसको कहते हैं सींचना। तो शोबा बागबानी की जानिब से वृंदावन बाग के तमाम पौधों को पानी दिया जाता था और उनकी देखभाल की जाती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वृंदावन के ही कुछ तस्वीरें हैं। ये देखो, यहाँ बड़े बड़े हौज़ हैं जिनमें फव्वारे और रंग बिरंगे खुमखुमे भी लगे हुए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बड़े बड़े हौज़ हैं। पानी ऐसा ऊंचाई से निकलकर फिर से गिरता है नीचे, फिर से ऊपर जाता है, फिर गिरता है, उसको फव्वारे कहते हैं। इन फव्वारों में रंग बिरंगे खुमखुमे भी लगे हुए थे। रंग बिरंगे यानी हर किस्म के, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के खुमखुमे लगे हुए थे। अब यहाँ पर और एक लफ्ज़ है, देखिए बच्चों, खुमखुमे। खुमखुमे किसे कहते हैं? बिजली के छोटे छोटे बल्ब, लाइट के, बिजली के छोटे छोटे बल्ब, जो अक्सर हम अपने, जिनको आप लोगों ने अक्सर फंक्शंस में अपने घरों पर देखा होगा, जो सूरज गुरूब होने के बाद जगमगा उठते हैं। ये जो खुमखुमे हैं, सूरज गुरूब होने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद क्या होता है बच्चों बतलाइए? जी हाँ, सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरा होता है, तब ये छोटे रंग बिरंगे खुमखुमे जगमगा उठते हैं। जगमगा उठना यानी रोशन हो जाना। तब तो ये मंज़र और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि अंधेरा रहता है चारों तरफ, तब ये रोशनी बहुत ही अच्छी नज़र आती है। हौज़ के दोनों जानिब रास्ते और पगडंडियाँ हैं और दोनों जानिब खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हौज़ के दोनों जानिब आप यहाँ देख सकते हैं, जो हौज़ है उसके दोनों तरफ पगडंडियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक लफ्ज़ आया है, पगडंडियाँ। पगडंडियाँ किसे कहते हैं? बाग में पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? पगडंडियाँ कहते हैं। देखिए आपको दोनों तरफ जो रास्ता नज़र आ रहा है ना, उसको पगडंडियाँ कहते हैं। और दोनों जानिब खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ हैं। क्यारियाँ किसे कहते हैं बच्चों? ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ छोटे छोटे पौधों को लगाया जाता है उसे क्यारियाँ कहते हैं। देखिए आप, कितना खूबसूरत मंज़र है। इस तरह सूरज गुरूब होने के बाद बरक़ी खुमखुमे जगमगा उठे हैं और यहाँ पर भी कितना खूबसूरत मंज़र है। ये भी उसी वृंदावन बाग की एक तस्वीर है। यहाँ पर भी आप सब आसानी से देख सकते हैं कि कितने रंग बिरंगे खुमखुमे और फव्वारे अपनी रोशनी हर तरफ बिखेर रहे हैं। आज का ये हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है। आइए इसी सबक की कुछ सरगर्मियों पर एक नज़र डालें। मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब या अल्फाज यानी दो लफ्ज़ों को मिलाकर जो एक लफ्ज़ बनता है उसको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखिए, संग एक अलग लफ्ज़ है और बुनियाद एक अलग लफ्ज़ है। ये संग और बुनियाद दोनों अल्फाज को मिलाकर और एक नया लफ्ज़ बनता है, उसको कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। यहाँ पर देखिए, संग
اور بنیاد، اور گاف کے نیچے زیر ہے بچوں، اسی لیے اس کو سنگے بولیں گے. کیا بولیں گے؟ سنگے. سنگ بنیاد نہیں پڑھیں گے بلکہ سنگے بنیاد کہیں گے. سنگے بنیاد یعنی بنیاد کا پتھر، پہلا پتھر. کشتی رانی. کشتی رانی یعنی کشتی چلانا. دل فریب. دل فریب یعنی دل کو لبھانے والا، دل کو اچھا لگنے والا. صدر دروازہ. صدر دروازہ یعنی بڑا دروازہ. دیدہ زیب. دیدہ زیب یعنی آنکھوں کو اچھا لگنے والا. آپ یہ مرکب الفاظ پر ایک نظر ڈالیے. یہاں پر دو علیحدہ علیحدہ لفظ مل کر ایک علیحدہ لفظ بن رہا ہے. سدھ مہی. یہاں پر دیکھیے بچوں، سدھ مہی. یہ سدھ مہی کے معنی کیا ہیں تفصیل سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. سدھ مہی یعنی کرشن راج ساگر کے پانی کو روکنے کے لیے باندھی گئی دیوار، جس کے پانی کے استعمال سے مخلوق کو فائدہ ہو. مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو مخلوق کہتے ہیں. اور پھر اور کیا معنی ہیں اس کے؟ کرشن راج ساگر ڈیم کا پہلا نام جسے ٹیپو سلطان نے رکھا تھا. یہ کیا ہے؟ کرشن راج ساگر ڈیم کا پہلا نام ہے جس کو کون رکھنا چاہتے تھے؟ سدھ مہی نام کون رکھنا چاہتے تھے؟ ٹیپو سلطان رکھنا چاہتے تھے. مخلوق کو زندہ رکھنے والا یعنی مہی. مہی کسے کہتے ہیں بچوں؟ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اور یہاں پر دیکھیے آخری ہے سدھ یعنی ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں دیوار. دیے گئے اسموں کی مدد سے خانہ پوری کیجیے. یہاں پر دیکھیے کتبہ، تالاب، احمد اور برنداون ہیں. یہ الفاظ ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ ان کی مدد سے یہاں کے جملوں کو مکمل کرنا ہے. نمبر 1 ہے بچوں، یہ دیکھو باغ کے درمیان یہ چھوٹا سا ڈیش ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ جی ہاں، شاباش، تالاب. ہمارا دوسرا جملہ ہے ڈیش نے اپنے ابو سے کیمرہ لے جانے کی اجازت لے لی. کس نے اپنے ابو سے کیمرہ لے جانے کی اجازت لے لی؟ سوچ کر بتائیے. شاباش، احمد. احمد نے اپنے ابو سے کیمرہ لے جانے کی اجازت لے لی. ہمارا تیسرا جملہ ہے دنیا کا مشہور اور خوبصورت باغ کون سا ہے؟ جی ہاں، برنداون باغ. دنیا کا مشہور اور خوبصورت باغ برنداون باغ ہے. نمبر 4 ہے جانتے ہو اس ڈیش پر کیا کندہ کیا ہوا ہے؟ کیا آنا چاہیے وہاں پر ڈیش پر؟ جی ہاں، شاباش، کتبہ. جانتے ہو اس کتبے پر کیا کندہ کیا ہوا ہے؟ ان سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے. سوال نمبر 1 ہے بچے اپنے استاد سے کس بات کا اصرار کر رہے تھے؟ اصرار یعنی ضد کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے. کس بات کے لیے؟ بالکل صحیح. ہمارا جواب ہے بچے اپنے استاد سے باغ کی سیر کو جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے. سوال نمبر 2 کس ندی پر باندھ بنایا گیا؟ جی ہاں، کاویری ندی پر باندھ بنایا گیا. سوال نمبر 3 ہے صدر دروازے پر کتبہ کس زبان پر لکھا ہوا تھا؟ سوچئے، سوچ کر بتائیے کس زبان پر لکھا ہوا تھا؟ شاباش، صدر دروازے پر فارسی زبان میں کتبہ لکھا ہوا تھا. نمبر 4 ٹیپو سلطان نے باندھ کا کیا نام رکھا تھا؟ جی ہاں، ٹیپو سلطان نے باندھ کا نام سدھ مہی رکھا تھا. حوض میں کیا کیا لگا ہوا تھا؟ بتلائیے. شاباش، حوض میں فوارے اور رنگ برنگے خمخمے لگے ہوئے تھے. 2 یا 3 جملوں میں جواب دیجیے. سیر کے لیے بچے اپنے ساتھ کیا کیا لے گئے؟ شاباش. جواب ہے سیر کے لیے بچے اپنے ساتھ پانی کی بوتل، کھانے کے توشے اور سوکھے میوے لے گئے. نمبر 2 باندھ کی تعمیر میں کس کس کی کوشش شامل تھی؟ جی ہاں، باندھ کی تعمیر میں میسورو کے راجا شری کرشن راج وڈیئر چہروم، سر مرزا اسماعیل اور سر ایم وشویشوریا انجینئر کی کوشش شامل تھی. مثال کے مطابق الفاظ کی جمع بنائیے. یہاں پر دیکھیے واحد اور جمع ہے. قافلہ، قافلے کی جمع کیا ہوگی؟ قافلے. نعرہ، نعرے. خمخمہ، خمخمے. کتبہ، کتبے. آخری لفظ ہے ہمارا دروازہ، دروازے.
آج کا یہ سیشن یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے. آئیے آج کی آخری سرگرمی پر ایک نظر ڈالیں. آج کا ہمارا یہ ہوم ورک ہے, گھر کا کام ہے جس کو آپ کو کرنا ہے. اپنے پسندیدہ تاریخی مقامات کی تصاویر اکٹھا کر کے اپنی بیاضوں میں چسپاں کیجیے. بیاضوں یعنی کاپیوں میں اس کو لگانا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ہمارا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم بہت جلد آئندہ کلاس میں ملیں گے دوسرے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. شکریہ. خدا حافظ.